बायोइनॉर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी पार्ट थर्ड के इसमें हम नेचुरल प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में जानेंगे। तो प्रकृति में जो नेचुरली प्राकृतिक रूप से जो प्रक्रम हैं जो चलते हैं जिससे कि नाइट्रोजन का विभिन्न यौगिकों के रूप में फिक्सेशन होता है, यौगिकीकरण होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो जो वायुमंडल में गैसेज हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, वह आपस में संयुक्त होकर जो वायुमंडल में एयर की प्रेजेंस में, मॉइस्चर की प्रेजेंस में और जो इलेक्ट्रिक लाइटनिंग होती है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, वह बिजली की जो बादलों के टकराने से बनती है, उसके द्वारा नाइट्रस ऑक्साइड बनाते हैं। और यह नाइट्रस ऑक्साइड जो है वायुमंडल की ऑक्सीजन से अभिकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं। और यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल के में जल से अभिकृत होकर या मॉइस्चर से, उनकी नमी से अभिकृत होकर, जल के कणों ड्रॉपलेट से अभिकृत होकर यह HNO2 व HNO3 नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल का निर्माण करते हैं, जिनसे यह जब जल में विलय हो जाते हैं आसानी से नाइट्रेट और नाइट्राइट, और ये जल में विलय होकर विभिन्न प्रकार के अन्य धातुओं से, तत्वों से अभिकृत होकर उनके नाइट्रेट और नाइट्राइट बना लेते हैं, जैसे सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्राइट इत्यादि, और कैल्शियम नाइट्रेट आदि। तो यह पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और यह पौधों में से पुनः NH2 युक्त यौगिकों में परिवर्तित कर लिए जाते हैं। तो इस तरीके से ये नाइट्रोजन का में दूसरा प्रोसेस है नाइट्रोजन का जैविक यौगिकीकरण, बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो यह इन विवो किस तरीके से होता है, यानी जो फलीदार पौधे होते हैं, लेगुमिनेसी प्लांट्स कहते हैं, उनमें जैसे मटर है, सैम है, सोयाबीन है, जिनकी जड़ों में कुछ गांठें बनी होती हैं, उसे हम लेगुमिनेसी प्लांट कहते हैं। इन गांठों से में मृदा में जब जमीन के अंदर होते हैं तो यह देखा गया कि नाइट्रोजन की मात्रा वहां पर बहुत बढ़ जाती है। यह बैक्टीरिया जो है वाले जो पौधे हैं, इनमें जो गांठें होती हैं उनमें कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भोजन के रूप में उपयोग करने की क्षमता रखते हैं, और यह अति सूक्ष्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि नाइट्रोजन का यौगिकीकरण कर देते हैं। तो इस यौगिकीकरण से में भी जो ये सूक्ष्म जीवी हैं, यह दो प्रकार के होते हैं। एक असहजीवी जिसे एसिम्बायोटिक कहा जाता है, यह सूक्ष्म जीवी जो मृदा के स्वतंत्र रूप से में सीधे ही गैसीय नाइट्रोजन का उपयोग करके और उनका नाइट्रोजन के यौगिक बना देते हैं। तो इसे हम असहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण कह देते हैं, और यह उस प्रक्रम को जो है असहजीवी यौगिकीकरण कहते हैं। तो ये इसमें सीधे ही वह जो सूक्ष्म जीवी है वह वायुमंडल की नाइट्रोजन को गैसीय रूप में ही ग्रहण कर लेता है और उसके नाइट्रेट और नाइट्राइट का निर्माण कर लेते हैं। दूसरे होते हैं सहजीवी, ऐसे सूक्ष्म जीव जो मृदा के में उपस्थित अन्य जीवों के माध्यम से अपरोक्ष रूप से वायुमंडल की नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, जिसे हम सिम्बायोटिक या सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण कहते हैं। ऐसे बैक्टीरिया के द्वारा पौधों में अन्य बैक्टीरिया भी उपस्थित होते हैं
जो कि इन पौधों के भोजन में के रूप में स्वीकार करते हुए वायुमंडल की नाइट्रोजन को ऐसे नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं जिनका भोजन के रूप में उपयोग होता है। इस प्रकार बैक्टीरिया और पौधों में परस्पर परोपकारी सहवास म्यूचुअल बेनिफिशियल एसोसिएशन होता है, यानी एक दूसरे को ये सहयोग प्रदान करते हैं, एक दूसरे का इसमें लाभ होता है और इसे हम सिम्बायोसिस कहते हैं। तो यानी यहाँ पर दो या दो से अधिक प्लांट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे के लाभ के लिए या प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के लाभ के लिए साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे का भोजन के रूप के लिए एक दूसरे की मदद करते हैं। जो सिम्बायोटिक फिक्सेशन है, सहयोग का कार्य यौगिकीकरण है, उसमें ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया नीले ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जो कि नाइट्रोजन को यौगीकरण करने की क्षमता रखते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो सभी नाइट्रोजन यौगीकरण जो बैक्टीरिया हैं, इस कार्य हेतु उनमें एटीपी का स्थानांतरण और कुछ धातु एंजाइम होते हैं जिनकी उपस्थिति में यह नाइट्रोजन का यौगीकरण यह बैक्टीरिया करते हैं। और एटीपी का यहाँ पे उपयोग जो है वह अपचायक द्वारा किया जाता है। तो इसको अभिक्रिया को हम नीचे निम्न प्रकार से समझ सकते हैं, जिसमें यह नाइट्रोजन जो है वह मैग्नीशियम एटीपी और 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन यह अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं और 16 फास्फेट इसमें से निकल रहे हैं और यह मैग्नीशियम एडीपी यानी एटीपी जो है इसमें एडीपी में परिवर्तित हो रहा है। और यह अभिक्रिया कक्षीय तापमान और सामान्य दाब पर होती है, जिसमें नाइट्रोजनेज एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक का काम करता है। तो नाइट्रोजनेज जो है वो एक प्रकार का धातु एंजाइम है जिसमें कि मोलिब्डेनम और आयरन दो धातुएं पाई जाती हैं, जो कि नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए एक इम्पोर्टेंट एंजाइम है। और यह एंजाइम जो है दो पृथक पृथक प्रोटीनों से बना होता है, जिसको में एक प्रोटीन में मोलिब्डेनम और आयरन दोनों धातुएं होती हैं, जिसे हम एमओएफई प्रोटीन या मोलिब्डोफेरिडोक्सिन कह देते हैं। तो इस प्रोटीन का नाम है फेरिडोक्सिन। विशेष प्रकार की प्रोटीन है जिसमें मोलिब्डेनम और आयरन होता है, जिसमें का अणुभार 2,20,000 से 2,40,000 के मध्य होता है। इस मोलिब्डेनम के दो अणु Fe और S के 24 से लेकर 36 परमाणु इसमें पाए जाते हैं। दूसरे प्रोटीन में मोलिब्डेनम अनुपस्थित रहता है, केवल आयरन का ही उसमें धातु होगा और यह धातु प्रोटीनों को एजोफेरिडोक्सिन कहा जाता है। इसका अणुभार 50,000 से 70,000 के मध्य होता है। दोनों प्रोटीनों में से कोई सा पृथक रूप से सक्रिय नहीं होता है, यानी दोनों की उपस्थिति में ही नाइट्रोजनेज की सक्रियता आती है या नाइट्रोजनेज है वह सक्रिय होता है। Fe प्रोटीन में FeS बंधयुक्त दो Fe4SO4 इकाइयाँ होती हैं, जो कि सिस्टीन लिगेंड सेतुओं सिस्टीन लिगेंड ब्रिजेस जो है उनमें सल्फर सल्फर बंध के माध्यम से आपस में जुड़ी हुई होती हैं। इसको हम चित्र के द्वारा भी समझेंगे। इस प्रकार के परमाणु गुच्छ जो होते हैं वह जिसे क्लस्टर कहा जाता है, वह इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के लिए एक सिस्टम का काम करते हैं। यानी इनसे क्लस्टर जो है फेरिडोक्सिन और जो सल्फर सल्फर बंध का निर्माण हो रहा है, यह
क्लस्टर जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के जरिए ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं, और यह इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर जो है वह एक सीक्वेंशियल मैनर में, एक निश्चित क्रम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस के द्वारा इसको समझा सकते हैं। तो यह क्रमिक स्थानांतरण जो है के दौरान जो है ये अप्रभावित रहते हैं, और MOFE प्रोटीन ATP द्वारा नाइट्रोजन के अपचयन में मुख्य भूमिका निभाता है, जिसको हम नीचे निम्न पदों में समझ सकते हैं। यहाँ पर ये इसकी संरचना है। नाइट्रोजनेज में जो Fe प्रोटीन की संरचना के बारे में बताया, किस तरीके से ये Fe और FeS आपस में जुड़े हुए होते हैं और सल्फर और सिस्टीन के बीच में बंधन होता है। यह सल्फर और सिस्टीन का जो बंधन है ये एक विशेष प्रकार का बंधन यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर यह बंधन जो है एक इकाई दूसरी इकाई से इसमें सल्फर के बंधन के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं, और ये दो Fe4S4 की दो इकाइयां हैं जो कि सल्फर बंध द्वारा दो आयरन के बीच में सल्फर है और जिसके द्वारा ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो दोनों आपस में सल्फर और सिस्टीन से जुड़े हुए हैं, और ऊपर और नीचे दोनों पर Fe और FeS के भी बंधन होते हैं। तो दो F4S4 ये संरचना ऊपर और नीचे दोनों स्थानों पर होती है। तो यहाँ पर दूसरे चित्र में हम किस तरीके से नाइट्रोजन का बैक्टीरिया यौगिकों में विभिन्न प्रकार के पद होते हैं, किस तरीके से ATP जो है ADP में परिवर्तित होता है और नाइट्रोजन से अमोनियम का निर्माण होता है, इसके बारे में इस डायग्राम के द्वारा हम समझ सकते हैं। तो रिडक्टेज जो एंजाइम है उसकी उपस्थिति में F4S4 जो है वह उससे जुड़ा हुआ होता है, और यह ATP को ADP में परिवर्तित करके नाइट्रोजनेज जो है वह, तो इसमें भी जो प्रक्रम है तो हम इसको देखेंगे कि नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजनेज में MOFE प्रोटीन से बंध बनाता है, और ये Fe का नाइट्रोजन के साथ बंधन का कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं, परंतु ये माना जाता है कि नाइट्रोजन अणु का बंध MO के साथ बनता है, और फेरिडॉक्सिन द्वारा Fe प्रोटीन का अपचयन हो जाता है। दूसरे में उपयुक्त जो अपचयन है वह Fe प्रोटीन के पद 1 में बने MON2Fe प्रोटीन का इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होता है, और यह इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण बाद में नाइट्रोजन अणु पर पहुंचकर उसका अमोनिया में अपचयन कर देते हैं। तो यह एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस बताया गया है, किस तरीके से ATP से ADP में परिवर्तित होता है, और यहाँ पर रिडक्शन हो जाता है, अपचयन होता है FeSO4 बाउंड प्रोटीन के जरिए, जो कि संरचना के द्वारा जिसे कि नाइट्रोजनेज कहते हैं। और नाइट्रोजनेज जो है वो रिडक्टेज से वो नाइट्रोजनेज के पास जाता है, और FeMO जो कोफैक्टर है इसकी उपस्थिति में ही यह नाइट्रोजनेज एक्टिवेट होता है, सक्रिय होता है, और नाइट्रोजन को अमोनियम आयन में परिवर्तित कर देता है। इस तरीके से अपचयन विधि द्वारा यह होता है, इसलिए इसमें रिडक्टेज जो है वह एंजाइम होता है, और ATP का जल अपघटन हो जाता है, और इससे जो है आप आवश्यक ऊर्जा इस बैक्टीरिया को प्राप्त होती है। तो यह ATP का जल अपघटन के द्वारा यहाँ पर ऊर्जा प्राप्त, इसलिए ATP जो है एक ऊर्जा का मूल
स्रोत है और ये एटीपी के एडीपी में परिवर्तन से ही ऊर्जा हमें हमारे शरीर में सेल मेटाबॉलिज्म के लिए और अन्य प्रोसेसेस के लिए प्राप्त होती है।